मैं एनके सिंह साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। क्या कारण है कि देश किसानों से बात नहीं कर रहा? देश का मतलब प्रधानमंत्री किसानों से बात नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों से बात नहीं कर रहे। रास्ता कहाँ निकलेगा और उत्तर प्रदेश को चुनावों में कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पे? देखिए, ये जो आंदोलन है, ये पंजे की लड़ाई अब हो गया है और कोई भी पंजा झुकाने को नहीं तैयार है। शायद ये नाट की लड़ाई बन गया है, लेकिन राजा जो होता है, जो स्टेट होता है, वो एक माँ की तरह होता है। वो पंजा नहीं लड़ाता है। यहाँ पे आप किसानों के साथ आप सिर्फ यही चाहते हैं कि इनको टायर दमाओ, कि इनको इतना ज्यादा थका दो कि ये गायब हो जाए। इसीलिए आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। कैसे कितने दिन रहेंगे, कितने दिन वहां पे बैठ के खाना खाएंगे? गर्मी आएगी, जाड़ा आएगा, बारिश होगी, और उस पर से आज आपने जो किया है, वो आपने इतना ओछा हरकत किया है कि कुछ लोगों को लेके कि वो तथाकथित कार्यकर्ता थे एक पर्टिकुलर पार्टी के सत्ता में जो बैठी हुई है, उसके लोग जाते हैं स्वागत के लिए और किसके लिए, और वहां मारपीट करते हैं। वो करे या किसान करे, इशू ये नहीं है। आप ये देखते हुए अलाउ कैसे करते हैं कि जो फॉरेन एलिमेंट है वो वहां जाके इन्फिल्ट्रेट करे? आपके गुन्स हो सकते हैं, आप इशारों में उनको कह सकते हैं कि जरा जाओ उनको देख लो, लेकिन आप इसकी कॉस्ट समझ रहे हैं कितनी होगी? कल जब आप ये करेंगे, वहां पे किसान मारे जाएंगे या पुलिस गोली चलाएगी, उसके बाद ये सरकार सरवाइव करना बिल्कुल मुश्किल पड़ेगा। और ऑलरेडी आप कर चुके हैं। ये जो आप बेनियाजी कर रहे हैं, इंडिफरेंस शो कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उसकी वजह क्या है? मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं उसके थोड़ा बैकड्रॉप, ये किसानों की स्थिति है क्या। पिछले 30 वर्षों में आप करीब 2019 से, अगर 1990 से लेते हैं, तो आप ताज्जुब करेंगे कि लगातार हर 37 मिनट पे भारत में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। कॉन्टिन्यूअसली फॉर द पास्ट 29 ईयर हर 37 मिनट पे किसान आत्महत्या करता है। हर रोज 2055 किसान खेती छोड़ रहा है, और ये 30 साल से चल रहा है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? एग्रीकल्चर में सस्टेनेंस आपने नहीं प्रोवाइड किया है। आप ताज्जुब करेंगे कि जब आजादी मिली थी तब से आज तक जो लैंड एरिया है वो एक इंच भी नहीं बढ़ा है। इरिगेशन आपने एक भी नहीं बढ़ाया, 1 हेक्टेयर में भी इरिगेशन आपने, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। और मान लीजिए आपने एक नहर बनाया, माइनर इरिगेशन तो आप करते हैं, लेकिन मेजर इरिगेशन जिसमें कि आप कैनाल डेवलप करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि उसमें बहुत पैसा लगेगा और 5 साल में चुनाव होने हैं, जबकि कैनाल बनने में 15 साल लगते हैं। इसलिए आपने नदियों को नहीं जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि किसान को जो पानी लेता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। खैर, ये तो एक बात हुआ। देखिए, आप यूं देखिए कि किसान की ये दुर्गति है क्यों, और ये भारत सरकार जानती है। आप ताज्जुब करेंगे कि दूनी आमदनी की बात जब बरेली में कही थी नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, कि किसानों की आमदनी हम 5 साल में दूनी करेंगे, और 2017 में दलवई कमेटी बैठाई। इतना बड़ा मजाक किया कि अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा, जो एग्रीकल्चर की समझ थी जिसको, उसने पूछा वित्त मंत्री से कि मैडम वो डबलिंग द फार्मर्स इनकम, डीएफआई का क्या हुआ? तो उन्होंने देखा गर्दन घुमा के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की तरफ। सेक्रेटरी ने कहा कि नो, वी आर लुकिंग इनटू दैट, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो बोले, आपको मालूम है कि आपके पास यही आंकड़ा नहीं है कि आमदनी थी कितनी है कितनी किसानों की? तो उन्होंने कहा हाँ, उसके लिए कमेटी हम बना रहे हैं देखने के लिए कि क्या। अभी तक कमेटी बनेगी तो देखिए किसान की आमदनी एक्चुअली ठीक है, और 16 में मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि दूनी कर देंगे। आप जानते हैं जो किसानों की आमदनी अभी तक बताई जाती है 6,000 रुपए, ये कैसे आई है? ये 2012-13 के बीच में एनएसएसओ ने एक सर्वे किया, किसी और मतलब से किया था, लेकिन वो एग्रीकल्चर के इनकम का सर्वे था। उसी फिगर को लेके प्रोजेक्ट करके, कॉस्ट एस्केलेशन लेके, और उसी से किसानों की आमदनी तय की जाती है कि किसानों की आमदनी अब 2019 में इतनी होगी, 20 में इतनी होगी, 21 में इतनी होगी। बताइए दूनी कैसे करेंगे?
आप कितने निष्ठुर हैं कि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दे दिया, आपने पूरे हिंदुस्तान में डिक्लेयर कर दिया कि हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, लेकिन आपको यही नहीं मालूम किसानों की आमदनी है कितनी। जब भारत आजाद हुआ था तो दो देश और आजाद हुए थे, इजराइल और चाइना। इन दोनों की रिजीम बदली थी, मेथड बदले थे। चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम आई। आप देखें कि दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री रही विकास की, आज चीन की प्रति व्यक्ति आय 5 गुना भारत से ज्यादा है, इजराइल की 20 गुना ज्यादा है। इसलिए कि एग्रेरियन सोसाइटी, और दोनों एग्रेरियन सोसाइटी में, लेकिन एग्रेरियन एग्रीकल्चर के सोसाइटी में आपने कोई भी रिफॉर्म किया ही नहीं, जो रियल रिफॉर्म होता है उसमें इन्वेस्टमेंट होने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वो किसान हर दिन खेती छोड़ता है, और करता क्या है, ऐसा नहीं कि खेती छोड़ के वो बेटर जॉब में जा रहा है, वो खेती छोड़ता है तो नोएडा में आके रिक्शा चला रहा है, वो नोएडा में आके खोमचा लगा रहा है, और जब कोरोना हो जाता है तो उसको लात मार के बाहर कर दिया जाता है, फिर वो घिसटता हुआ पैदल बिहार चला जाता है। तो नेचुरली ये आपने जो निष्ठुरता की है किसानों के साथ, उसको कभी आपने ये नहीं समझा कि नहीं ये हमारा एक ऐसा आप छोटे छोटे सेगमेंट को, यादव जी को, पंडित जी को, इनको वोटर सेगमेंट समझते हैं, इसके लिए निगोशिएशन करते हैं कि पटेल का वोट कैसे आएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है यूपी में अभी भी, आपका जो एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। कंट्री में अगर 67% लोग हैं तो यूपी में इससे ज्यादा है, लेकिन आप उसको कभी वोट बैंक नहीं समझते, लिहाजा उसको ठेंगे पे रखते हैं कि ये क्या कर लेगा हमारा। ये पहली बार हुआ है कि क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप, एक एग्रेरियन सोसाइटी ने अपनी बार्गेनिंग पावर को दिखाया है कि नहीं मोदी जी ऐसे नहीं चलने देंगे, और वो 1 साल से ऊपर से वहां बैठी हुई है। और आपको दहशत होनी चाहिए अगर आपको थोड़ी भी समझ होगी, क्योंकि आप लाठी चलवा लीजिए, आप उनको जब चाहे उनका आंदोलन खत्म कर सकते हैं, हिम्मत हो तो कर दीजिए, और उसके बाद 2022 का और 24 का चुनाव देख लीजिए। अभी जो आप कर रहे हैं इसकी कॉस्ट इतनी महंगी होने जा रही है, और यही नहीं हो रही है, वो बिहार में, केरल में, तमिलनाडु में, ये सब जगह, क्योंकि ये माना जा रहा है अच्छा इस गवर्नमेंट को किसानों की परवाह नहीं, सिर्फ आप इतना कर दे। अच्छा आप कर क्या रहे हैं, 6,000 रुपए देके, आप जानते हैं 6,000 कितने होती है, 17 रुपए होते हैं पर डे। 6,000 उनको पीएम किसान, पता नहीं क्या क्या कसीदे काढ़े हैं आपने कि प्राइम मिनिस्टर किसान कल्याण योजना, और 6,000 रुपए साल में देते हैं आप। 17 रुपए पर डे में आप सोचिए उसका भाग्य बदल देंगे। तो ये स्थिति है, लिहाजा आप इमीडिएटली निगोशिएट कीजिए, वरना ये 2022 में यूपी में बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। एंटी थिंक सर, चाइना हमारे अंदर, देश के अंदर घुसता चला आ गया, वहां तो हम कील नहीं ठोक पाए, लेकिन किसानों के लिए हमने बॉर्डर पे, जैसे ममता जी कह रही है, बहुत बड़ी बड़ी कील ठोक दी कि किसान ही सबसे बड़े ऐसे भयंकर आतंकवादी हैं, वो आके दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचा जाएंगे। और जो ये सोच है कि हम जाति में बांट लेंगे उस इलाके को जहां किसान ज्यादा हैं, हम मजहब के आधार पर बांट लेंगे, कभी दाढ़ी का मुद्दा उठा देंगे, कभी धर्मांतरण का मुद्दा उठा देंगे, तो किसानों का मुद्दा पीछे पड़ जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्या ये जो सोच है कि हम हिंदू मुसलमान में बांट के चुनाव जीत लेंगे, वो इस बार सोच भारी पड़ेगी किसान आंदोलन पे, क्या लगता है आपको? देखिए वो हिंदू मुसलमान वाला है तो किसान मुसलमान भी है, हिंदू भी है, तो उससे तो नहीं चलेगा, वो तो बांट ही चुके हैं और बांट के ही सत्ता कर में हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से कब जनता पूरी तरह से समझ पाएगी कि नहीं ये बहुत ही खतरनाक है, लिहाजा हम ये नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरे घर के सामने सड़क पे गड्ढे क्यों पड़े हैं, मेरे घर के सामने स्कूल क्यों नहीं आज तक चलता है, टीचर क्यों नहीं आता है, अस्पताल क्यों नहीं खुलते हैं, इतना बता दीजिए। जिस दिन वो इस मोड में आ जाएगा ना, ये पूरी चीज बदल जाएगी, लेकिन ये वो करने नहीं देंगे। आप देखिए 1984 में राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है, और उसी के कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि मंडल कमीशन आता है, जो इमर्जिंग हिंदू कंसोलिडेशन है उसको तोड़ता है। हालांकि उसके पहले भी टूट चुका है, वो 1967 में भी टूट चुका था कांग्रेस की चौधरापन को तोड़ने के लिए। ये उसके बाद आप देखें तो कास्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है, सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे, कभी लालू आते हैं, कभी मुलायम आती, सब लोग आते हैं।
कुल मिला के ये हुआ कि ये पॉलिटिक्स उतने ही में घूमती रही। किसान, उसकी स्थिति, आप गौर करें अगर तो 1971 में जो एमएसपी किसान को गेहूं पे मिलता था, उसमें और आज में करीब 91 गुने का अंतर है। उस समय जो एमएसपी मिलता था उसमें और आज के एमएसपी में। लेकिन वही टीचर की तनख्वाह 250 गुना बढ़ी है। वही एक कॉर्पोरेट हाउस का सीईओ जो होता है उसकी जो सैलरी है वो 900 गुना बढ़ी है। लेकिन किसान की के अनाज की कीमत सिर्फ 91 गुना बढ़ी। आज का रेट, ये मैं अभी परसों वाला बता रहा हूं। आप ताज्जुब करेंगे कि इस साल जो एमएसपी बढ़ा है वो मक्के पे 1.1% बढ़ा है। आप जरा सोचिए, 1 रुपया आप बढ़ाएंगे मक्के पे एमएसपी एक साल में, और तब तक आप पेट्रोल का, डीजल का, उसके स्कूल की फीस का, सब कुछ का रेट बढ़ गया, कपड़े का रेट बढ़ गया, इलाज का रेट बढ़ गया। लेकिन आपने मक्के पे बढ़ा, बिहार में सबसे ज्यादा मक्का होता है, मक्के का आपने एमएसपी 1% बढ़ाया है। दाल का 5% बढ़ाया है। चावल और गेहूं का 3.5% बढ़ाया है। एक साल में 3.5%। उस सरकारी मुलाजिम का कितना बढ़ा देते, घूस तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसका कितना बढ़ा देते हैं आप। तो मुझे लगता है कि इसलिए कि ये तो ऐसे ही निरीह लोग हैं। आप देखें, आजादी से आज तक भारत में आबादी का जो वो हुआ है, आबादी जो बढ़ी है वो करीब यूं समझ लीजिए कि 2.5 गुना बढ़ी, 2.5 गुना आबादी बढ़ी है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा है। 4 गुना बढ़ा था तो किसान को तो बड़ा खुशहाल होना चाहिए था। 4 गुना बढ़ा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। मतलब प्रति हेक्टेयर जानते कितना बढ़ा है? आजादी मिली थी उस समय 5 क्विंटल पर हेक्टेयर होता था। 1961 में ये 8 क्विंटल हो गया। आज ये 32 क्विंटल है। 4 गुना बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद वो किसान क्यों नहीं खुशहाल है? जानते इसका कारण क्या है? हर कीमत पे हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। इससे बड़ा गड़बड़ होता है, दिल्ली में प्याज के दाम से एक चीफ मिनिस्टर की नौकरी चली जाती है, एक सरकार बदल जाती है। लिहाजा हर तरह से किसानों का गला दबा के, यावतमल की बात बड़ा अच्छा अशोक जी ने की। एक वहां पे आप लासल गांव है, वो देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। एक किसान आता है अपना गाड़ी पे लेके, और जब प्याज का भाव सुनता है तो वो कुछ नहीं करता। प्याज अपना जिस भाव में बिका बेचा, और मोदी जी को एक चिट्ठी और ड्राफ्ट बना के भेज दिया बैंक पे जाके, अब मोदी जी ये 555 रुपए हमें मिले हैं, मैं इसका क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा है, यही हमारा प्रॉफिट है, इसे आप देश की सेवा में लगा दीजिएगा। और ये कह के वो जाके जहर खाता है, मर जाता है। अभी यही हुआ, जब टमाटर की पैदावार हुई तो सड़कों पे किसानों को फेंकना पड़ा, क्योंकि आपने कोल्ड चेन डेवलप ही नहीं होने दिया आज तक। आप किसी तरह से महंगाई ना बढ़े, टमाटर बढ़ेगा तो जो संभ्रांत वर्ग है ये अखबारों में कहेगा, मीडिया में कहेगा, ये बहुत नाराज, और इससे आप बहुत डरते हैं। किसान बेचारा वो पड़ा हुआ है सड़क पे, क्या दिक्कत है? 8 महीने से झेल रहा है, सर्दी पानी का गर्मी झेलने दीजिए। किसान तो ऐसे ही वो गरीब टाइप के लोग होते हैं। लेकिन अगर यही प्याज का दाम बढ़ जाए तो सरकारें दिल्ली में गिर जाती है। आपको याद होगा प्याज में एक सरकार चली गई। तो यही मुश्किल है सरकार के परसेप्शन की। पहली बार हुआ है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ए प्रोफेशनल ग्रुप, एक किसान का वर्ग, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यादव भी है, मिश्रा जी भी है, सभी लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ ये जाति हो रही है। अच्छा, आप एमएसपी आप कैसे तय कर रहे हैं? 1%, 4%, एक साल में 4% बढ़ाएंगे आप? जो कॉलर पकड़ के आपको उतार देगा सरकारी कर्मचारी का, अगर आप ना बढ़ाइए। लेकिन किसान निरीह है, तो लिहाजा आप 1% मक्के का बढ़ा देंगे। इस वर्ष 1% आपने बढ़ाया है, जबकि मक्के का प्रोडक्शन बिहार में बहुत अच्छा होता है और उसको आप खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एमएसपी खरीदते कहाँ है? यूपी में यही स्थिति है। यूपी में लगातार कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो अशोक जी ने बड़ा बढ़िया बताया। आप ताज्जुब करेंगे, इस कोरोना में ये उसकी शिद्दत थी, ये उसकी परसिवरेंस की, उसके गजब की उसकी ताकत थी कि कोरोना में जब पूरी दुनिया मर रही थी तो उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा दिया।
आपके जब जीडीपी आया तो उस क्वार्टरली में आप ताज्जुब करें 3.7% पॉजिटिव जीडीपी सिर्फ एग्रीकल्चर का, बाकी सारी डूब गई थी। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, इस साल भी यही होने जा रहा है। उस किसान के घर में लाश पड़ी हुई थी और वो धान की रोपाई कर रहा था, वो गेहूं की रोपाई कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं, गेहूं की कटाई कर रहा था, धान की रोपाई के लिए बीज तैयार कर रहा था, जबकि उसके घर में लाश पड़ी हुई थी। इस साल भी रकबा बढ़ा है और उम्मीद है कि जबरदस्त खेती इस साल भी होने जा रही है। ये उसका जज्बा है। और आप रीपे कैसे कर रहे हैं? लाठी चलवा के, अपने गुंडे भेज के वहां पे। इसलिए कि किसान आतंकवादी नहीं होता है, इसलिए कि नहीं, वो एक कलेक्टिव उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं है। आप गलत फहमी में है। ये पहली बार होगा जबकि कलेक्टिव बार्गेनिंग, और सिर्फ ये मैसेज से होगा। ये आपको समझ में नहीं आता। दरअसल होता यह है कि जब सत्ता के ऊंचे प्रसाद पे पहुंच जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता। हर आदमी ये बताता है साहब नीचे सब कुछ सही है, अरे ये दो चार राकेश टिकैत टाइप के दो चार लोग हैं जो कर रहे हैं, बाकी साहब बल्ले बल्ले है। आप देखिए ना, आप जब मन की बात करते हैं तो कितने % किसान सुनता है। ये कह के आपको बता दिया जाता है किसान का बड़ा खुशहाल है। आपकी बात सुन के तो वो शाम को ही बिल्कुल गदगद हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है। आपको ये गलतफहमी है, चीजें बदल रही हैं। और 22 बहुत महंगा पड़ सकता है अगर आपने इसको निगोशिएट में करना क्या है? केवल 2-3 क्लॉजेस बदल दीजिए। आपने अहंकार में उनसे पूछा भी नहीं, कुछ किया नहीं। और ये वजह क्या है? सेक्शन 4 सब क्लॉज 4, उसमें एक प्रोविजन है कि साहब इसमें कोई भी सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधे हमारा एसडीएम डिसाइड करेगा। आपका स्टेडियम 2 नंबर का लंपट और करप्ट है, क्योंकि आपका ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, लिहाजा उसको ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। मोदी जी, इतनी ही बात है। वो ट्रस्ट जनरेट कर लेते तो ये किसान बिल्कुल ना आता। आप जब कहते हमारा एसडीएम तय करेगा, सिविल कोर्ट नहीं तय करेगा, तभी वो समझ अरे बाबा, ये और अंबानी मिलके दोनों तो लूट ले जाएंगे, पहले ही से लूट रहे हैं। इसलिए ये डिस्ट्रस्ट का इशू है। जनरेट दैट ट्रस्ट, आप वो पैदा कीजिए ट्रस्ट किसानों में। आपने अभी तक कभी आपने कह दिया दुनिया आमदनी करेंगे, उसके बाद इल्ले आप कभी भी नहीं आए। आपने कभी कोई ऐसा जेस्चर, हम लोग हंस रहे थे जब उन्होंने कहा कि दूनी कर देंगे। हमने कहा कि अब बोलने के पहले क्या व्यक्ति कुछ तो सोचता है? 15 लाख तो समझ में आता है कि भाई नहीं सोचा, इलेक्शन था में आके बोल दिया कि 15 लाख सबको मिलेगा। लेकिन कम से कम किसानों से बोल रहे हैं, तब तक मैच्योरिटी भी आ गई। कम से कम बोलने के पहले दूनी आमदनी आप 5 साल में, अरे उसकी जो है उसके जेब से ना निकाल लीजिए, यही बहुत। आप जेब से उसके ना निकाल लीजिए। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के सबसे बड़ा खतरा यही है कि इस इलेक्शन में अगर इन्होंने निगोशिएट और यही करते रहे, गुंडे भेज के वहां बवाल कराते रहे, क्योंकि ये बड़ी छोटी मानसिकता है, बहुत ये पुरानी टैक्टिक्स है कि गुंडे भेजिए, वहां पे कुछ औरतें भेजिए, वहां पे वो चिल्लाती हुई बाहर निकले, क्या हमारे साथ बदतमीजी हुई। ये सब आप कर रहे हैं। इस लेवल पे आप किसान प्रॉब्लम को डील करेंगे, तब फिर मेरे भगवान मालिक है कि आप देश चलाएंगे कैसे। ये आज जो हुआ है ये वही घटिया हरकत है जो कि ओछे पॉलिटिशियंस ने की है। कम से कम देश के प्राइम मिनिस्टर को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर ये आपने किया, ये मैसेज गया, तो किसान फिर आपको शायद 10-20 साल तक नहीं बख्शेगा। इसमें संजय, हम लोगों ने व्यूअर्स का 1 घंटा इस डिस्कशन में दिया है। व्यूअर बहुत ही उससे देखा होगा, और जब अशोक जी बोलते हैं तो कहना ही क्या, मैं खुद भी स्तब्ध रहता हूं। तो हम लोगों ने बोला इसका एक समाधान भी ढूंढना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है क्यों और ये समाधान क्या है। इसका समाधान बहुत सिंपल है, जो चीन ने और इजराइल ने किया था। आज वहां पे 1% आबादी ही वर्कफोर्स की एग्रीकल्चर में लगी हुई है। चीन में 27% ही आबादी है वर्कफोर्स की जो कि एग्रीकल्चर में लगी है। भारत में 42% जो वर्कफोर्स है, 42 करोड़, 42 हमारे टोटल वर्कफोर्स 49 करोड़ का है, उसमें 42 करोड़ वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में लगी है। हमें इनको यहां से निकालना पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर पे लोड बहुत हो गया और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में पिछले साल को छोड़ दे तो एवरेज कंट्रीब्यूशन करीब 16% 17% हो रहा है, जबकि देश का 62% पॉपुलेशन इसमें लगा हुआ है। तो एग्रीकल्चर से निकालिए उनको,
स्किल डेवलप कीजिए, उस स्किल के साथ आप उनको छोटे छोटे उद्योग में, जैसे डेयरी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, इस साल 198 बिलियन टन हुआ है, लेकिन उस दूध का उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको डेयरी में डालिए, उसको अन्य चीजों में डालिए, उसको एग्रीकल्चर से निकाल दीजिए। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्या आपने अपने बजट में ऐसा कोई भी प्रोविजन किया है जो कि एग्रेरियन सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा हो? आपने किया या प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया, उनको फैसिलिटी दी, कोल्ड स्टोरेज? अच्छा, कोल्ड स्टोरेज अगर खोलेगा तो गांव का प्रधान भी खोल सकता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज के लिए आप उनको इंसेंटिवाइज कीजिए, वो खोल देंगे। ये एक सॉल्यूशन है कि एग्रीकल्चर से निकाल के उनको टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में लाइए, चाहे कुटीर उद्योग में लाइए, जो चीन ने किया है। जैसे ही आप ये करेंगे तो वहां से लोड कम हो जाएगा, लोड कम होगा तो पर कैपिटा आमदनी बढ़ जाएगी, उतने ही प्रोडक्शन में आपकी पर कैपिटा, क्योंकि लोग कम हो जाएंगे, वो सब स्मॉल एमएसएमई में चले आएंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे उसी एग्रीकल्चर लैंड पे। आप देखें कि पिछले इतने दिनों में आपकी लैंड नहीं बढ़ी है, जबकि प्रति व्यक्ति लैंड कम हुई है, तब भी किसान ने प्रोडक्शन बढ़ाया है एग्रीकल्चर। आज आप विपरात है आपके पास अनाज, तो उनको उसमें से निकालिए। क्या आपने कभी ये सोचा है, उससे आप जो गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं अपने गुंडों को भेज के, उसकी जगह उसको उसमें से निकालिए। मैंने एक फिगर गलत दी थी आपके, चूंकि फिगर को लेके मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं। पिछले 1971 से 50 साल में भारत में गेहूं का एमएसपी जो है 29 गुना ही सिर्फ बढ़ा है, जबकि टीचर की सैलरी 300 गुना बढ़ी है। 300 गुना। आप समझ सकते हैं, सीईओ की तनख्वाह 1000 गुना, 900 गुना बढ़ी है, 900 गुना, जबकि गेहूं का दाम सिर्फ 29 गुना बढ़ा है। तो किसान इसलिए मर रहा है कि जैसे ही आप जरा सोचिए, पिज्जा का दाम बढ़ता है तो कभी आपने सुना है आंदोलन हो रहा है? कभी आपने सुना है कि दवाई का दाम बढ़ गया तो सड़कों पे लोग आ गए, सरकारें गिर गई? लेकिन टमाटर का दाम, प्याज का दाम बढ़ेगा तो सरकार गिर जाएगी। ये सिर्फ एक मानसिकता है जो कि क्राइसिस के टाइम पे जो डेवलप हुई थी। आज भी आप जानते हैं कि किसान का नेटुआ दबा दो, उसका गला दबा दो, वो मर जाएगा तो कोई खास चिंता नहीं, आवाज नहीं उठती है उसकी। इसलिए, लेकिन यहाँ जो एलीट है, ये अगर एक टमाटर कम खाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिज्जा का दाम बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टमाटर का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। ये मानसिकता जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक दिक्कत रहेगी।